हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस की, और जिसकी ये प्रैक्टिस सेट 12 ली जा रही है। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं। उन सभी वीडियोस में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए और कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताया करिए कि 25 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, तो जिन जिन एग्जामिनेशंस में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। ओके, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और जिसको भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बनी सहजीवी पौधा है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से कौन सा सहजीवी पौधा बना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाइकेन। ठीक है, इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? लाइकेन। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सहजीवी क्या होता है। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सहजीवी क्या होता है। तो ऐसे कवक जिनमें साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और साथ ही एक दूसरे को वह लाभ भी पहुंचाते हैं, तो सहजीवी कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भैंस की पीठ पर बगुला बैठा होता है, तो वह भी कौन सा संबंध होता है? वह भी सहजीवी संबंध होता है। क्यों? क्योंकि साथ साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और दोनों साथ ही एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं। उसी तरह से इसमें भी है शैवाल और कवक। शैवाल और कवक भी जो है दोनों साथ साथ रहने की प्रवृत्ति होती है और दोनों एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं। ठीक है, और कवक का जो सहजीवी होगा वो क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाइकेन। ओके, तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो गया? लाइकेन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसकी रचना एक कोशिकीय होती है? निम्नलिखित में से किसकी रचना एक कोशिकीय होती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, पेरिमीशियम भी एक कोशिकीय है, और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ये भी क्या है? तो ये भी एक कोशिकीय है। ओके, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया और ईस्ट, और साथ ही साथ याद रखिए WBC भी क्या होती हैं? एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं। क्या होती हैं? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं। तो ये सभी कैसे होते हैं? तो ये सभी एक कोशिका हैं, इसलिए आपका आंसर करेक्ट था ऑप्शन डी। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका यानी कि सेल होती है, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, एक कोशिकीय। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें केवल एक ही सेल होगी यानी कि कोशिका होगी। इसके विपरीत बहुकोशिकीय जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, और अधिकतर एक कोशिकीय जीवों को देखने के लिए सूक्ष्म बीन यानी कि माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग एक कोशिकीय जीव को देख लेते हैं। हालांकि लगभग 1 दर्जन एक कोशिकीय जीव ऐसे भी हैं जिन्हें सीधा आंख से देखा जा सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक तत्व X की पारतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? इसका भी आंसर आप लोग करिए। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन के साथ इनके यौगिकों का सूत्र क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद आंसर आप लोग करिएगा। ये मान लीजिए X है और ये मान लीजिए हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में तो आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बोला है X की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इनको मिक्स करके फॉर्मूला बनाते हैं, इनका सूत्र बनाते हैं, तो ये जो 4 होगा ना, ये H के नीचे लग जाएगा, और ये जो 1 होगा ये X के नीचे लग जाएगा। तो X के नीचे 1 लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और H के नीचे क्या लग जाएगा? तो H के नीचे 4 लग जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा XH4। कोई ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि XH4। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऊपर रखा करिए, फिर जब फॉर्मूला बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसका इधर आ जाएगा और इसका इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? XH4। अगर X1 लिखें या ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए XH4। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में ही एक पूरा चक्कर लगा लेता है, ये आपको बताना है। 88 दिनों में एक पूरा चक्कर करता है, तो वह कौन सा ग्रह है, ये आप बताइए जल्दी से। क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि बुध, मरकरी। ठीक है,
मरकरी क्या करता है, सूर्य का 88 दिनों में ये चक्कर लगा लेता है और सबसे कम अवधि लेता है ये चक्कर लगाने में। क्यों? क्योंकि यह सबसे सूर्य के निकटतम ग्रह होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। बुध ग्रह क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। एक चीज यहाँ से याद रखिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, फिर भी इसका तापमान जो है यानी कि यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? क्योंकि उस पर 96% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इस वजह से वह क्या कर देता है, शुक्र ग्रह को काफी गर्म ग्रह बना देता है। ओके, और एक चीज और याद है कि बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। बुध का और शुक्र का, इन दोनों का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, जब आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएंगे, मतलब कि बादलों वगैरह के ऊपर जाएंगे, तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का कलर दिखाई देगा वो हमेशा काला कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक नाम बताना है। इसको बताइए, फिर हम बताते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक्सप्लेनेशन आपको पूरा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट ये इसका रासायनिक नाम है। इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट है। क्या है? हेमी हाइड्रेट। क्यों? क्योंकि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, 2CaSO4.H2O। 2CaSO4.H2O, इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो CaSO4.1/2H2O। ठीक है, CaSO4.1/2H2O भी लिख सकते हो। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से 3 पदार्थों का बोध होता है, वो कौन कौन से होते हैं, तो जिप्सम या प्लास्टर, चूना प्लास्टर और सीमेंट प्लास्टर, इन 3 तरह का इसमें से बोध होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या होता है? परमाणु यानी कि एटम में उपस्थित सबसे हल्का कण क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या कोई नहीं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण होता है और यह क्या करता है, परमाणु के चारों तरफ उनकी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, हमेशा चक्कर लगाता रहता है। और परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऑर्बिट्स में चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। यही क्या होता है, परमाणु का सबसे हल्का होता है। ठीक है, यही परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, ये बताइए। तत्व पूछ रहा है, ना कि गैसेस पूछ रही है। ठीक है, तत्व पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैले ने। ठीक है, गैले ने वरुण ग्रह की खोज की थी। आइए हम इसका पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको। हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है, तो ये है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह, और यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है, इसलिए हमारे सौरमंडल का यह सबसे ठंडा ग्रह है। और इसके उपग्रहों की संख्या, यानी कि इसमें टोटल मून्स कितनी होते हैं, तो इसके उपग्रहों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, याद रखिएगा, इसके उपग्रहों की संख्या 12 होती है। और वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून की खोज किसने की थी, जैसा कि आपका आंसर था, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए करेक्ट था, जोहान गाले ने। तो वरुण ग्रह की खोज की है जोहान गाले ने, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? आपको बताना है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की विमा क्या होती है, ये जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ml⁻0 t⁻²। ml⁻0 t⁻², ये इसका आंसर करेक्ट है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आइए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि सरफेस टेंशन का ये जो डायमेंशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ,
फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, ठीक है। आप लोग फोर्स को क्या रिप्रेजेंट करते हो, फोर्स क्या होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन में ये क्या है लेंथ है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन में लेंथ है। मास की विमा क्या होगी, तो मास की विमा हो जाएगी m, ठीक है। और ए क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्वरण को लिख सकते हैं एल टी माइनस टू यानी कि मीटर पर सेकेंड, एल टी माइनस टू यानी कि मीटर पर सेकेंड। और बटे में क्या दिया है, तो बटे में लेंथ दिया है यानी कि एल दिया है, ठीक है। तो जब एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एल की कोई पावर बची नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है एल ज़ीरो है और टी की पावर माइनस टू है और एम है। तो आपका आ गया यहाँ से, क्लियर हो गया सरफेस टेंशन की विमा कैसे निकाली गई हो, ये कैसे आई थी एम एल ज़ीरो टी माइनस टू। ओके, होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, बताइए इसका क्या करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि करनाल में, ठीक है। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाली यह पहली भारतीय महिला थी, इसलिए काफ़ी फेमस हुई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली यह पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला कौन थी, तो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अल्कोहलिक खमीर यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है। अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन सी यानी कि एथाइल अल्कोहल जो होता है वो फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। आपको बताना है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या करेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। एक समान मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। समान मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनुवंशिक गुणों का वाहक कैसे कहते हैं। तो आनुवंशिक गुणों का वाहन क्रोमोसोम या गुणसूत्र को कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये भी याद रखिएगा कि गुणसूत्रों की संख्या में कम या ज़्यादा होती है तो उससे भी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं या रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों यानी कि पचा हुआ भोज्य पदार्थ, विटामिन, एंजाइम आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किसके माध्यम से होता है, ये आपसे पूछ रहा है। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पेशी ऊतक, रुधिर, तंत्रिका तंत्र या ऑक्सीजन। तो किसके माध्यम से ये सारे चीज़ हमारे शरीर पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि रुधिर यानी कि ब्लड। ओके, तो ब्लड के माध्यम से ये सारी जो चीज़ हैं, पचा हुआ भोज्य पदार्थ, विटामिन, एंजाइम्स, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। आपको बताना है कि एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3.26, ठीक है, 3.26 होते हैं कितने, एक पारसेक में कुल प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होती है, तो यह दूरी की इकाई होती है, ठीक है, यह दूरी की इकाई होती है। और पारसेक भी क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी की इकाई है। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो दोनों में रिलेशन आपको पता हो गया कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है। इसका आंसर आप सबने देख लिया। अब तो रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, तो आप सभी ने जैसा कि देख ही लिया आंसर, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि H2SO4। ओके, तो रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है H2SO4 यानी कि क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 18 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 18 को पढ़िए। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, यानी कि मानव मस्तिष्क का कुल वजन क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का कुल वजन क्या होता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट है। ओके, तो इसका एग्जैक्ट जो होता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1350। कितना हो जाएगा, 1350 ग्राम, या क्या होता है, मानव मस्तिष्क का कुल वजन होता है 1350 ग्राम। ओके, डायग्राम आपको दिख रहा है। सबसे बड़ा भाग इसका क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। ओके, प्रमस्तिष्क इसका सबसे बड़ा भाग होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 19, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रख लीजिए एकदम अच्छे से। और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट है। तो रक्त को जमाने में जो प्रोटीन उपयोग में आता है वो है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपयोग में आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्रण है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसका मिश्रण है ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉपर एवं टिन का मिश्रण है। ठीक है, किसका मिश्रण है, कॉपर एवं टिन का। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन 21 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 21 को पढ़िए। एक एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है, यानी कि 1 एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये होता है इसका मान। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव में है, प्लस 23 है, ना कि माइनस। ये वाला ऑप्शन नहीं करेक्ट है। ठीक है ना, 10 की पावर 23 ऑप्शन आपका ही करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है। धातु तत्व के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताइए धातु के लिए कौन सा होगा, यानी कि मेटल के लिए। ठीक है, मेटल के लिए आपकी प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, तो मेटल की जिसको प्रॉपर्टी पता होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देगा। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि 2882। हमने ऐसा क्यों कहा था कि मेटल की जिसकी प्रॉपर्टी पता होगी, तो धातु के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि धातु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और कौन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जिसके वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए, वायतम कक्षा में जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 तक इलेक्ट्रॉन अगर वायतम कक्षा में है तो मान लीजिएगा कि वो धातु है। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अगर उसके जो वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है या फिर 4 तक हैं तो वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। और अगर 4 से ज़्यादा हो जाएंगे या 4 के बराबर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, अधातु होगा। ठीक है, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का तो 4 है। अब आप लोग बताइए कार्बन धातु है कि अधातु है, जल्दी से बताइए। तो इसका समझ में आया। ओके, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मेटल क्या है, यानी कि धातु क्या है, वह जो सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, जो सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं और धातु के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। और धातु के विपरीत गुण रखने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। धातु के विपरीत गुण रखने वाले पदार्थ को अधातु कहते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल क्या होंगे, वो जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। अधातु में क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन आदि क्या होते हैं, अधातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आपको बता दिया कार्बन क्या होते हैं, तो कार्बन अधातु की श्रेणी में आते हैं। अब धातु में क्या क्या आता है वो समझिए। तो धातु में होता है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब धातु की श्रेणी में आते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सब धातु की श्रेणी में आते हैं। सोडियम का आप सब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। अब देखिए इसके वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव बना लेगा। तो वायतम कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम पॉजिटिव बन गया। अब सोडियम पॉजिटिव बन गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या क्या बचे हैं, तो 2 और 8 बच गया। ठीक है, 2 और 8 बच गया। एक को इसने दे दिया, एक को देने के बाद अपने ऊपर क्या लगा लिया, धनायन लगा दिया। ठीक है, तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु होते हैं। और ऐसे ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मेटल और
नॉन मेटल्स। क्लियर? मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, और नॉन मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नेगेटिव चार्ज लेंगे अपने ऊपर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वह एक समान डैश से चलेगा। एक समान गति से चलेगा, एक समान वेग से चलेगा, एक समान त्वरण से, या एक समान संवेग से चलेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक समान त्वरण से चलेगा। किससे चलेगा, एक समान त्वरण से चलेगा। ओके, त्वरण यानी कि एक्सिलरेशन, एक समान एक्सिलरेशन से चलेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आमतौर पर फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? जो घरों में फ्यूज लगा होता है, तो आमतौर पर फ्यूज लगाने के लिए जो प्रयोग होने वाला तार होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, ये आपको बताना है। क्या करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि टिन और शीशे की एक मिश्र धातु से। टिन और शीशे की एक मिश्र धातु से ये क्या होता है, बना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, ये बताइए। क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी। आपने ये सब फॉर्मूला पढ़ा होगा। गति के नियम का पहला फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर U प्लस ए टी होता है। V बराबर क्या होता है, U प्लस ए टी। ठीक है, तो V बराबर U प्लस ए टी होता है। आप लोग इससे ही सॉल्व करो, तो ये U जो है इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो बराबर बच गया ए टी के, और ये जो T है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा V माइनस यू डिवाइडेड बाय में T। यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए अब चलते हैं जो आपसे हमने कल का क्वेश्चन पूछा था। कल का क्वेश्चन क्या था, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, यानी कि प्लाज्मोडियम। आप सभी ने राइट आंसर दिया है, ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। ओके, अब देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि यदि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी होगी? वायु में काफी समय तक रख देने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाएगी? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है कमेंट करके। और ये भी बताइए आप लोग कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओके, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।